द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर खत्म होने के बाद अब शुरुआत होने जा रही है इस पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंदर हर वो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा जो हमारी बुक के अंदर हमें देखने को मिलता है। हर एक क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली एक अच्छा आंसर तैयार किया गया है। ये जो आंसर है ये हम ब्रीफली समझेंगे, हर एक आंसर को एकदम पढ़ के एकदम देखेंगे कि हाँ भाई ठीक ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद उसको पूरी तरीके से एकदम यूज कर देंगे कि नॉलेज उसमें जितनी भी हो वो पकड़ के बाहर लेकर आ जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले वीडियो की। तो जैसे ही हम पहला क्वेश्चन देखते हैं मन में लड्डू फूट जाते हैं और लड्डू फूटने के बाद क्वेश्चन पढ़ने में कोई देरी नहीं करते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज which took place before the 17th century। तो सबसे पहले हमें बताना है एक ग्लोबल एक्सचेंज या ग्लोबल ट्रेड के बारे में। हम कह सकते हैं कि पुराने जमाने में हम बात करते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबल एक्सचेंज किया जाता था उसके बारे में बताना है और उसके कोई दो एग्जांपल्स हमें बड़े बड़े बताने हैं। चलो इतने ही दिए हैं इस बुक के अंदर, आगे देखते हैं। 17th सेंचुरी के होने चाहिए। चूजिंग वन एग्जांपल फ्रॉम एशिया, चूजिंग वन फ्रॉम अमेरिका। एक अमेरिका का एग्जांपल चाहिए और एक हमें चाहिए एशिया का एग्जांपल। अब अमेरिका और एशिया के एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में है ना दो मोटे मोटे एग्जांपल्स आते हैं। पहला तो आता है सिल्क रूट जो कि एशिया में था और अमेरिका वाला अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल की। बिफोर द 17th सेंचुरी चाइना एक्सपोर्टेड सिल्क रोड पोट्री टू यूरोप इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम यूरोप। अब होता क्या था 17th सेंचुरी से पहले तक कि जो चाइना था ना वो सिल्क रूट से सिल्क को और पोट्री को एक्सपोर्ट किया करता था। ओके समझ गए। कहां पे एक्सपोर्ट किया करता था? तो यूरोप एक्सपोर्ट किया करता था। अब यूरोप में एक्सपोर्ट करता था तो चाइना को एक्सचेंज में क्या मिलता था? चाइना को एक्सचेंज में मिलता था क्या? गोल्ड मिलता था, सिल्वर मिलता था। बहुत अच्छी बात है। दिस ट्रेड वाज कैरिड आउट यूजिंग द ट्रेडिशनल सिल्क रूट। समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, उसने दो एग्जांपल पूछे थे तो दूसरे की बात करते हैं। Many common food items like the potatoes, soya, groundnut, maize, tomatoes, chilies and the sweet potatoes were introduced into Europe and from America after it was discovered by the Christopher Columbus at the end of the 15th century। अमेरिका की डिस्कवरी करने वाले थे क्रिस्टोफर कोलंबस। कब करते हैं? 15th सेंचुरी के अंदर करते हैं। अमेरिकन कॉन्टिनेंट मिलने के बाद उन्हें ये तो लगता है कि यहाँ तो रिसोर्स है। रिसोर्सेज के साथ वहां पे उन्हें दिखती है कई सारी फूड क्रॉप्स, जिन फूड क्रॉप्स के नाम थे कुछ ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज और ये सब। अब इन सारी फूड क्रॉप्स को वो लेकर वापस चले जाते हैं यूरोप। यूरोप जाने के बाद वो वहां के लोगों को, अपने भाई बहनों को बताते हैं देखो हम ये लेकर आए हैं। कहां से लाए हैं? ये हम अमेरिका से लेकर आए हैं। तो ऐसे में ग्लोबल एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो उस टाइम में ये एक्सचेंज हुआ था और इस एक्सचेंज का ये एक अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से फूड जो है वो भी ट्रेवल कर सकता है। और अगर आपने पढ़ा हो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमने फूड ट्रेवल का एग्जांपल देखा था, ये वहीं से ही लिया गया है, कहीं अलग से कहीं नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है इस हिसाब से। देखो, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीजेस इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज। अब अमेरिकाज बोल सकते हैं, अफ्रीका का भी कुछ ऐसा ही सीन था। अब देखो हुआ क्या था ना कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड का टाइम चल रहा था। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक हमें कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक जो है वर्ल्ड के कांटेक्ट से दूर रहा था। वर्ल्ड का कोई कांटेक्ट नहीं था अमेरिका से। तो ऐसे में यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे ना, उनको ऐसी किसी भी डिजीजेस से इम्यूनिटी नहीं थी जो पूरे बाहरी वर्ल्ड के अंदर उस समय फैल रही होगी। तो ऐसे में यूरोप की हम बात करते हैं तो जो ये कॉलोनाइजर्स थे ये कहाँ के थे? यूरोप के थे। यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जो है अमेरिका जाते हैं। अब अमेरिका जाते तो हैं पर जाने के साथ वो डिजीजेस को भी साथ लेके चले जाते हैं। अब अमेरिका के अंदर बात ये थी कि वो बहुत टाइम तक आइसोलेट रहा था, जिसके कारण वहां के लोगों के पास इम्यूनिटी नहीं थी। और ये जो इम्यूनिटी नहीं होती है इसका एक भारी नुकसान उन लोगों को ये होता है कि वो जो डिजीजेस होती है वो उन्हें होना शुरू हो जाती है। और स्मॉल पॉक्स डिजीज के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्मॉल पॉक्स डिजीज उनको हो जाती है। अब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के लिए रास्ता आसान हो जाता है, उनको ना ही किसी वेपन का यूज करना पड़ा, ना ही किसी मशीनरी वगैरह किसी का भी यूज करना ही नहीं पड़ा किसी भी तरीके से अमेरिका को कॉलोनी बनाने के लिए। डिजीज लेके चले गए, लोगों को मार दिया, बस खत्म कहानी। तो ये पूरा हमें सिनारियो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर समझाना रहेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में।
Global transfer of diseases in the pre-modern world led to the colonization of the Americas in the following ways. ठीक है, आगे देखो. The Portuguese and the Spanish had a strong army, but along with these germs and viruses helped them in conquering parts of America. अमेरिका को कॉन्कर किया, किसने किया? पोर्टुगीज ने किया, स्पेनिश ने किया. स्ट्रॉन्ग आर्मी तो थी, साथ ही डिजीजेस भी थी. ओके, आगे चलते हैं. As America was isolated earlier, the original inhabitants had no immunity against the germs and the viruses present in Europe. Got it? चलो आगे बढ़ते हैं. The diseases once introduced spread very fast. The diseases like smallpox affected the whole community that were paving the way for the conquest of the colonizers. अब होता यह है कि डिजीजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है. डिजीजेस इंट्रोड्यूस होती है, जिसका नाम था एक डिजीज में स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस होती है, लोगों को मारना शुरू कर देती है, और जो कॉलोनाइजर्स होते हैं उनके लिए रास्ता आसान हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, उन्हें किसी भी तरीके की मेहनत नहीं करनी पड़ती अमेरिका को कॉन्कर्स करने के लिए. द जर्म्स वर मोर डेंजरस एज कंपेयर टू गन्स एंड फायर आर्म्स बिकॉज गन्स एंड कुड बी बॉट और कैप्चर्ड बट देयर वाज नो वे टू एस्केप फ्रॉम दिस डिजीजेस. अब ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग आर्मी तो थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी के पास गन्स होगी, मशीनरीज वगैरह जो भी कुछ होता होगा, पर ये जो गन्स वगैरह होती है वो तो फिर भी छीनी जा सकती है, उन लोगों को हराया जा सकता है, पॉसिबल है. पर उसको कैसे हराओगे जो आपको दिखता ही नहीं है, एकदम छोटा सा होता है. मतलब ये डिजीज जो होते हैं, वायरसेस वगैरह बहुत छोटे छोटे होते हैं. अब ऐसा तो है नहीं ना कि उनसे डांडिया खेलने लग जाएंगे कि और डिजीज कहाँ पे है, डांडिया खेल के उसको हटा देंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये जितना भी सिस्टम चल रहा था ना, इस सारे सिस्टम के अंदर डिजीज जो थी वो मेन रोल निभा रही थी. और अगर डिजीज आ रही है, डिजीज को हरा नहीं सकते इंसान, और डिजीजेस के कारण ही ये देखा गया कि वहां के जो लोग हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं. अभी तक तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए थे. अब हमें ना सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे. राइट और नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग. ये कुछ ABCDE लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन से कुछ आंसर मांगा है, एक्सप्लेनेशन उसका करना है. क्वेश्चन पढ़ेगा, उसके बाद आंसर पढ़ेगा. ओके, चलो देखो. ए था इसका, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू अबॉलिश द कॉर्न लॉ. कॉर्न लॉ क्यों लगाया गए थे, पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर इसके आंसर पे चलते हैं. देखो, ब्रिटेन जो है ना, यूरोप की, हम पूरे यूरोप की ही बात कर लेते हैं. तो देखो वहां पे क्या है ना, लैंड बहुत कम है. ठीक है, अब ब्रिटेन की स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पे लैंड बहुत कम है, पर वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ चुका था. इसके कारण वहां के लोगों को, वहां की इंडस्ट्रीज को बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी. उनको रॉ मटेरियल चाहिए था एज एन फूड, या फिर हम बात कर सकते हैं उनको अपनी फैक्ट्रीज में रन कराने के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए भी रॉ मटेरियल की जरूरत थी. पर वहां पे लैंड था बहुत कम. पर वहां के जो लैंडेड ग्रुप्स हुआ करते थे, जैसे इंडिया के अंदर जमींदार हुआ करते थे, तालुकदार हुआ करते थे, बड़े ही पावरफुल लोग थे, ठीक उसी तरीके से वहां के जो लैंडेड ग्रुप्स थे ना, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लगाया कि गवर्नमेंट सुन लो, बाहर से किसी भी तरीके से कॉर्न इंपोर्ट नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर बाहर से कॉर्न इंपोर्ट होता है और उनका जो कॉर्न का प्रोडक्शन है वो भी होता है, तो उसके कारण कॉर्न की जो प्राइसेस होगी वो नीचे चली जाएगी. तो इससे डर के वो लोग कहते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से बाहर से कोई भी कॉर्न हमारे इस ब्रिटेन के अंदर नहीं आना चाहिए. अब ऐसा तो था नहीं कि कोई जंगल राज चल रहा था, उस टाइम वहां पे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था, तो इसके लिए वहां पे एक लॉ बना दिया जाता है ताकि कॉर्न के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, और इसे ही हम कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं. अब बाकी कहानी क्वेश्चन में समझते हैं, सारा मैं ही बता दूंगा क्या, तो फिर इसके लिए क्या बचेगा. चलो देखो. The effect of the British government decisions to abolish the corn laws was that food could be imported into Britain more cheaply than it could be produced within the country. अब हम बात करते हैं कॉर्न लॉज की, तो कॉर्न लॉज को अबॉलिश इसलिए किया गया था ताकि जो कॉर्न है ना वो कंट्री के अंदर इंपोर्ट किया जा सके, और कंट्री में वो इंपोर्ट होगा तो उसके वजह से क्या होगा, उसकी प्राइसेस डाउन हो जाएगी. ये मेन मोटिव था उन लोगों का. तो कुछ ऐसा ही होता है कंट्री के अंदर, जैसे ही कॉर्न आता है उस कॉर्न की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती है. ड्यू टू दिस फार्मर्स डिड नॉट ग्रो कॉर्न लिविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड. अब इसके कारण जो ब्रिटेन के लैंडेड ग्रुप्स, जो फार्मर्स होते हैं, वो कहते हैं अब अगर बाहर से कॉर्न आ रहा है, उसकी प्राइस भी बहुत कम है, तो इतना तो हम कंपटीशन कर नहीं पाएंगे. तो डर के वो बोलते हैं कि हम ये जो पूरा का पूरा लैंड है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अनकल्टिवेट, हम इसके ऊपर अब कॉर्न का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और अनकल्टिवेटेड लैंड को छोड़ दिया जाता है. This resulted in the unemployment on a large scale and the people started migrated to the cities or migrated overseas looking for work. जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो हमारे लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है.
अगर हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो लगभग पूरा वर्ल्ड के अंदर सभी लोग एग्रीकल्चर का ही तो काम कर रहे थे। ऐसा थोड़ी है कि आईटी वाईटी कुछ चला रहे थे, यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल था उसके ऊपर कुछ लोग पढ़ा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय में। उस समय में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो प्रोड्यूस वो करते हैं उस प्रोड्यूस को वो करना बंद कर देंगे तो वो करेंगे क्या? उसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो बेरोजगार होने लग गए। अब बेरोजगार आदमी कहाँ जाएगा काम की तलाश में? सिटी की तरफ बढ़ेगा। सिटी में काम नहीं मिलेगा तो ओवरसीज चला जाएगा, मतलब ब्रिटेन में काम नहीं मिल रहा, यूरोप में काम नहीं मिल रहा तो इंडिया आ जाएगा, एशिया चला जाएगा, कहीं पे भी घूमने चला जाएगा जहाँ पे उसे काम मिल जाए। इनकी सारी चीजें वहां पे होने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो सेकंड बी है तो बी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो क्या है बी क्वेश्चन? द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका। हमने देखा था कि जो डिजीजेस है जैसे कि स्मॉल पॉक्स उसने अमेरिका के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ठीक उसी तरीके से एक डिजीज और भी हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में जिसका नाम था रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट जो है अफ्रीका में स्प्रेड होती है। पर रिंडरपेस्ट के साथ ये सीन था ना कि वो ह्यूमन डिजीज नहीं थी, वो कैटल डिजीज थी, वो एक कैटल प्लेग था। अब कैटल प्लेग के कारण ये होता है कि जैसे अभी हम सुन रहे हैं लंपी एक फैल रहा है राजस्थान साइड के अंदर, तो लंपी के कारण ये होता है कि जो गाया होती है, जो काउज होती है, वो मरना शुरू कर देती है। तो ठीक उसी तरीके से रिंडरपेस्ट नाम का एक डिजीज फैला था। कहाँ था? अफ्रीका में फैला था। अफ्रीका में फैलने के कारण जो कैटल होता है वो मरना शुरू कर देता है और यही प्रॉब्लम जो है पूरे अफ्रीका की पूरी सिचुएशन को चेंज करके रख देती है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर रिंडरपेस्ट अफ्रीका में कैसे आया, किस तरीके से वो स्प्रेड होना शुरू हुआ और साथ ही क्या नुकसान होता है अफ्रीकन को। तो चलो देखते हैं अफ्रीका की कहानी मेरी वाली। चलो देखते हैं। द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका कॉज्ड द लॉस ऑफ लिवलीहुड फॉर काउंटलेस अफ्रीकन्स। तो आउटकम बता दिया पहले ही कि जो ये हमारा जो रिंडरपेस्ट अफ्रीका के अंदर आया ना उसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लोगों का जो कैटल है वो मरना शुरू हो जाता है, लोगों का जो लाइवलीहुड था वो खत्म हो जाता है, रोजगार खत्म हो जाता है, लोगों के पास काम ही नहीं बचता है। क्योंकि पहले ये था ना कि अफ्रीका के पास लैंड भी बहुत बड़ा था और साथ ही अफ्रीका के पास है ना बहुत सारे रिसोर्सेस थे, अफ्रीका के पास अपना खुद का कैटल था, तो इसलिए वहां के लोग काम ही नहीं करते थे। वो बोलते थे हमारे पास इतना बड़ा लैंड पड़ा है, खाली लैंड पड़ा है, उसके ऊपर अच्छे से क्रॉप वगैरह कल्टीवेट करेंगे, मजे से हमारी लाइफ तो चल रही है, तो हमें कोई दिक्कत वाली आने वाली है नहीं। तो ऐसे में प्रॉब्लम तो अब आने वाली थी क्योंकि उनके पास बड़े बड़े लैंड तो थे पर उनका जो कैटल था वो खत्म होने वाला था। आगे बढ़ते हैं। रिंडरपेस्ट was a cattle plague spread by Asian cattle taken to Africa to feed the Italian soldiers by the European colonizers। यूरोपियन कोलोनाइजर्स जो होते हैं वो इटालियन सोल्जर्स को फीड करने के लिए, खाना खिलाने के लिए एशिया से है ना कैटल लेकर आते हैं, कैटल को अफ्रीका लेके आते हैं। अब जो एशियन कैटल होता है उसके अंदर रिंडरपेस्ट पहले से होता है, पर एशियन कैटल जो है उसके अंदर इम्यूनिटी भी पहले से होती है तो उसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। पर जो हमारे अफ्रीका का कैटल होता है उसके अंदर इम्यूनिटी होती नहीं है रिंडरपेस्ट के लिए, इसी के कारण वहां का जो कैटल है वो मरना शुरू होता है। आगे देखते हैं। द डिजीज इन्फेक्टेड द अफ्रीकन cattle which spread like the forest fire। रिंडरपेस्ट killed 90% of the cattle। ये देखा जाता है कि ये जो डिसीज होती है वो कैटल के अंदर फैलना शुरू हो जाती है एकदम फॉरेस्ट फायर के जैसे। फॉरेस्ट फायर मतलब यहाँ पे एक मेटाफर यूज हुआ है कि इसका मतलब ये था कि एक है ना जंगल में लगी आग, जंगल में जब आग लगती है बेटा एकदम यू आग जैसे एकदम फैलना शुरू होती है एकदम फुल स्पीड के अंदर, वो रुकती ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये डिजीज भी ऐसे ही फैलना शुरू हुई जैसे रुकना ही नहीं है। ये तो भूल ही गई थी कि मुझे रुकना भी होता है, ये तो बस बढ़ती जा रही थी और वहां का कैटल मारती जा रही थी। दिस वर्चुअली डिस्ट्रॉयड द अफ्रीकन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द कैटल एंड लैंड। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो अफ्रीका का पहले कैटल और लैंड के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उन लोगों के पास काम नहीं बचता है। अफ्रीकन who worked rearing cattle were unemployed and forced to earn their livelihood by working in mines and on plantations set up by the यूरोपियंस। अब यूरोपियंस अफ्रीका गए तो इसलिए ही थे ना ताकि वहां से ज्यादा रिसोर्सेस निकाल सके, पर पहले तो उनके पास लोग नहीं हुआ करते थे। अब बात ये थी कि लोगों के पास कोई काम था नहीं, उनको तो अपना जीवन चलाना था, तो उसके लिए वो जो लोग होते हैं वो यूरोपियंस के अंडर में ही काम करना शुरू कर देते हैं। यूरोपियंस ही हमारे रिंडरपेस्ट को लेके आते हैं और यूरोपियंस के अंडर ही अफ्रीकन्स काम करना शुरू कर देते हैं। उनको फोर्स भी किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे प्लांटेशन फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो माइंस है उसके अंदर वो लोग काम करें। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग दिस सिचुएशन टू देयर एडवांटेजेस कोलोनाइजिंग नेशंस सक्सेसफुली मोनोपोलाइज कैटल रिसोर्सेस। और बचा कुचा जितना भी कैटल होता है उसके ऊपर यूरोपियन कोलोनाइजर जो होते हैं मोनोपोलाइजेशन कर देते हैं। बाय दिस दे स्ट्रेंथन देयर पावर एंड फोर्स अफ्रीकन इनटू द लेबर मार्केट। और इसके कारण जो अफ्रीकन्स होते हैं वो लेबर मार्केट में आते हैं। चलो
दूसरा तीसरा क्वेश्चन सी पढ़ते हैं, द डेथ ऑफ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। अब देखो वर्ल्ड वॉर जो था ना, वो पहला एक ऐसा वॉर था जिसके अंदर पहली बार इंडस्ट्रियल नेशंस आने जा रहे थे, लड़ने जा रहे थे। तो ये एक इंडस्ट्रियल वॉर भी होने वाली थी। इस इंडस्ट्रियल वॉर के अंदर मेसिव हमें डिस्ट्रक्शन दिखता है। मेसिव डिस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ हम बात करें इकोनॉमी की तो बहुत ज्यादा पैसा भी लगा था। अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिचुएशंस की तो कई सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल चुकी थी। और अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की तो कई सारी सोसाइटीज जो थी पूरी उजड़ चुकी थी। मतलब कई सारे जो लोग हैं वो इस पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर मारे गए थे। अब वर्ल्ड वॉर के अंदर होता यह है कि युद्ध लड़ने जाना था, वॉर के अंदर जाना था। अब वॉर के अंदर जाने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि घर के ऊपर जो डोकरे वगैरह है उनको ले जाएंगे कि हाँ ये बूढ़े बूढ़े हैं, ये हमारे यहाँ के, तो इन बूढ़ों को वहां पे ले जाओ और ये लड़ेंगे मजे से। ऐसा नहीं होता। वहां पे लड़ने के लिए चाहिए था एकदम हष्ट पुष्ट आदमी, जिसे हम कहते हैं वर्किंग एज मैन, मतलब जो काम कर सकता है ऐसा एबल मैन चाहिए था। तो ऐसे में जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो तो वॉर के अंदर चली जाती है और शहीद हो जाती है वहीं की वहीं। अब वहां पे यूरोप के अंदर बात करें तो यूरोप के अंदर अब लोग ही नहीं थे काम करने वाले। तो क्या सिचुएशन यूरोप के अंदर होती है वो ये पूछ रहा है। बच्चे जाएंगे नहीं, बड़े बूढ़े जाएंगे नहीं, तो कौन जाएगा? वर्किंग एज वाला ही ना। तो चलो समझते हैं। द डेथ ऑफ मोस्ट मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर reduce the workforce of able-bodied people with the fewer members in the family. Able-bodied people जो थे वो कम हो जाते हैं। Thus, household incomes declined after the war. इसके कारण जो हाउस होल्ड इनकम होती है वो वॉर के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर एक पॉइंट और ये भी ऐड कर सकते हो कि जो वुमेन्स होती है ना वो अब निकल के बाहर आती है। वो जो पहले मेंस जो काम किया करते थे अब वो वुमेन्स काम करना शुरू हो जाती है। पहले जो एबल बॉडीड मैन हुआ करते थे, जो भी हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे थे, जो भी मुश्किलों से भरे काम किया करते थे, वो सारे अब वुमेन्स कर रही थी। तो ये एक सोसाइटल चीज भी वहां पे हमें देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, डी क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। देखो जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना, उस ग्रेट डिप्रेशन का इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह फील किया गया था। हो सकता है कि टाइम अलग रहा हो सकता है कि जो इंपैक्ट रहा है वो कहीं पे ज्यादा हुआ हो, कहीं पे कम हुआ हो, पर जो डिप्रेशन रहा था उसका इंपैक्ट हर जगह हुआ था, ये तो हम मानते हैं। बात की जा रही है कि इंडिया के ऊपर ग्रेट डिप्रेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा। चलो देखते हैं बिना किसी देरी के। Thus the Great Depression immediately affected Indian trade in agriculture goods. इंडिया जो था वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोड्यूस किया करता था। हुआ ये कि एग्रीकल्चर गुड्स तो वो प्रोड्यूस कर रहा था, पर उस एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइसेस जो थी वो डाउन हो चुकी थी ग्रेट डिप्रेशन के अंदर, जिसके कारण हमारी जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी उसको भी एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स की वो प्राइसेस जो पहले मिला करती थी वो अब उसे नहीं मिल रही थी। इंडियन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स nearly half between the 1928 to 1934 and as an international prices crash, prices in India also plunged. अब होता क्या है, 1928 से 1934 के बीच में हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो लगभग आधा ही रह जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की गई है तो देखो इंडिया जो है ना फिनिश गुड्स को तो इंपोर्ट किया करता था, और जो अपना लाइक जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, जैसे कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, इन्हें वो एक्सपोर्ट किया करता था। तो ऐसे में ये देखा गया कि ये जो पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो 1928 से 1934 के बीच में आधा रह चुका था। हम इंडिया की बात करें या किसी और कंट्री की भी बात करें तो वहां पे जो प्राइसेस थी ना वो लगातार गिरती भी जा रही थी। व्हीट प्राइसेस जो थी वो इंडिया के अंदर लगभग 50% गिर चुकी थी। हम बात करते हैं जूट की तो वो भी लगभग जो उसकी जो प्राइसेस थी वो भी 60% के आसपास में कट चुकी थी। आगे चलते हैं, पीसेंट्स एंड फार्मर्स वर वर्स्ट हिट। एग्रीकल्चर इकोनॉमी कौन थे? फार्मर्स ही थे, उन्हीं को हिट होने वाला था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड्स इन स्पाइट ऑफ दिस। पूरा डिप्रेशन चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए और गवर्नमेंट कह रही है कि आप तो हमारा रेवेन्यू पे कर दो, ठीक है। द जूट प्रोड्यूस ऑफ बंगाल फेस severe loss. The depression less affected urban land dwellers and landowners and the salaried people who had fixed income. वो होता है, ये है जूट प्रोड्यूसर्स को बहुत बुरा हिट होता है। साथ ही जो ग्रेट डिप्रेशन होता है उसका कोई भी ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता लैंड ओनर्स और सैलरीड एम्प्लॉयज के बीच में, क्योंकि उनके पास एक फिक्स्ड इनकम एक फिक्स्ड तारीख को पहुंच रही थी, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, एक ई क्वेश्चन रह गया है। ई क्वेश्चन फटाफट से पेश हो गया। देखो क्या है, द डिसीजन ऑफ एमएनसीज टू रीलोकेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज। अब देखो हमने क्या देखा था ना कि जो हमने एकदम लास्ट वाला वीडियो देखा था ना
कि ब्रेटन वुड्स खत्म हो गया है, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया है, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसमें हमने देखा था कि अब जो है ग्लोबल सिनारियो बदलने लग चुका था। साथ ही अब हम ये देख रहे हैं कि जो एमएनसीज है ना वो लो वेज एशियन कंट्रीज की तरफ अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करती जा रही है। तो चलो अब बात करते हैं कि आखिर एमएनसीज ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था। कारण मैंने बता दिया है, लो वेजेस के कारण जितना ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी उतना ही ज्यादा कोई एमएनसी प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएगी, और उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगा तो ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट ले पाएगी। तो यही तो उसका काम है। The decision of MNC to relocate production to Asian countries led to increased world trade and capital flows. These are as follows. MNCs का ये जो डिसीजन था वो वर्ल्ड ट्रेड और साथ ही साथ कैपिटल फ्लो को बहुत ही ज्यादा चेंज कर देता है। The low cost structure of these economies enable mass production at a much lower cost. बता दिया। It led to a stimulation of world trade and the capital flow. एक अच्छा खासा वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल फ्लो के अंदर स्टिमुलेशन का मतलब होता है बढ़ना, उसका एकदम तेज स्पीड में आगे बढ़ना, स्टिमुलेशन देखा जाता है। इट बेनिफिटेड द एशियन कंट्री बाय इंक्रीजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द क्विक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके साथ ही एशियन कंट्रीज जो होती है उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, उनकी जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो चेंज होने लग जाता है। मतलब क्या है, देखो कुल मिला के बात इतनी है, एमएनसी को पता था कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम आनी है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम आनी है और प्रोडक्शन कॉस्ट हमें कम चाहिए तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एशियन कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो कम आ सके, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, बेनिफिट, प्रॉफिट हो पाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है कि जो टेक्नोलॉजी है ना उसने फूड अवेलेबिलिटी को चेंज करके रख दिया था। अब ये भी हमने पढ़ा है, याद करो, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी वाला वीडियो था। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने यही तो देखा था कि टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी आने के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाता है, उसके कारण हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फूड अवेलेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। तो चलो अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। The technique of cold storage and use of refrigerated ships boosted the export of perishable foods over a long distance. पहले के टाइम पीरियड में था क्या कि शिप्स के अंदर आपको जो परिशेबल गुड्स होते हैं, मतलब जो जल्दी खराब होने वाले गुड्स होते हैं, अगर आप उनको शिप्स के अंदर डाल के लेके जाओगे और लंबा समय अगर उसे एक रूट के अंदर देना पड़ेगा ना, तो उसके वजह से देखा जाता था कि वो फूड जो था वो खराब हो जाता था, परिशेबल है, जल्दी खराब हो जाता है। तो उसके कारण देखा जाता था कि बहुत हैवी जो लॉसेस है ना वो एक मर्चेंट को देखने पड़ते थे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ऐसे में रेफ्रिजरेटेड शिप्स आते हैं। रेफ्रिजरेटेड शिप्स का मतलब होता है उनके अंदर फ्रिजेस लगा हुआ होता है, मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम उनके अंदर इनबिल्ट होता है, जिसकी वजह से हेल्प ये हो जाती है कि अब जो पेरिशेबल गुड है उसको फ्रिज में रख सकते थे, ठंडा रख सकते थे। ठंडा होने की वजह से वो कभी भी सड़ता नहीं था, ज्यादा खराब नहीं होता था, और वो उसे अपनी जिस भी उसको लोकेशन पे जाना होता था उस लोकेशन तक वो इजीली पहुंच पाता था। ठीक है, ये कहानी। अब पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल भी इसमें हमें देखने को मिलेगा मीट का। देखो मीट का एग्जाम्पल क्या है। मीट एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कुड बी सेंट टू यूरोप वेयर मीट वाज नॉट अवेलेबल इजीली और चीपली। अब हम ये देखते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से है ना मीट जो है वो एक्सपोर्ट करवाया जाता था। अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारा कैटल वैटल रहता होगा, एनिमल्स बहुत अच्छे अच्छे होंगे उनके पास, तो उनके कारण वो क्या करते थे, उनसे मीट निकाल लिया करते थे और मीट को वो एक्सपोर्ट कर देते थे। अब मीट को वो एक्सपोर्ट कर देते थे कहाँ पे, यूरोप में। अब यूरोप के अंदर हमें मीट ज्यादा देखने को नहीं मिलता था, पर मीट का वहां पे डिमांड बहुत था। तो ऐसे में ये देखने को मिलता है कि जैसे ही रेफ्रिजरेशन शिप्स वगैरह आती है तो ज्यादा से ज्यादा मीट का जो एक्सपोर्ट है ना वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होना शुरू हो जाता है, और उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। आगे देखते हैं फास्टर रेलवेज की हम बात करते हैं। तो फास्टर रेलवेज, लार्जर शिप्स एंड द लाइटर वैगन्स इनेबल चीपर एंड क्विकर मूवमेंट ऑफ पेरिशेबल फूड स्टफ्स फ्रॉम फार अवे फार्म्स टू देयर फाइनल मार्केट। एक एग्जांपल और हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का। एक टेक्नोलॉजी का एग्जांपल था रेफ्रिजरेटेड शिप्स। पर शिप्स मतलब पोर्ट्स तक पहुंचने के लिए भी तो हमें रेलवे सिस्टम बैठाना होगा, लार्जर शिप्स ये तो हो चुका है, लाइटर वेगन्स वगैरह हमें बनाने होंगे। तो इन सभी के डेवलपमेंट से जो अब कॉस्ट आ रही थी ट्रांसपोर्टेशन की वो भी बहुत ज्यादा कम आ रही थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ द पुअर इन यूरोप कुड ऐड मीट, इवन बटर एंड एग टू देयर डेली डाइट। अब होता क्या है ना, यूरोप के गरीबों को मतलब उनका आनंद हो जाता है,
पहले जो मीट था अमीरों की चीजें हुआ करती थी, लग्जरी गुड्स हुआ करते थे, उन लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं हुआ करता था। जैसे कि अभी हम बात करते हैं इंडिया में भी ऐसी कैसी चीजें होती है जिसे हम बहुत लाइक ऐसा मानते हैं। जैसे अगर आपने कोई एक दो मूवीज देखी हो तो उन मूवीज के अंदर कहा गया है कि जो पनीर है वो कुछ टाइम बाद तो सोने की दुकानों पे मिलेगा, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो? कुछ आइडिया ले लेना बस इससे कि जो फूड्स था ना वो अवेलेबल हो चुका था, उसकी प्राइस बहुत कम हो चुकी थी, जिसके कारण अब गरीबों को एक अच्छी डाइट मिलने लग गई थी। तो चलो, कुछ यूरोपियन गरीबों का भला हो चुका था। आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। अब ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट की भला क्या थी? ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या था, तो पहले हम ये बात कर लेते हैं। देखो, वॉर जब खत्म हो जाती है उसके बाद अब जरूरी था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वापस से पटरी पर लाया जाए। मतलब अब वर्ल्ड जो इकोनॉमी थी ना वो चाहती थी कि हम वापस से ग्रो करें। इसके लिए अब कुछ सेटलमेंट्स करे जाने जरूरी थे। सेटलमेंट्स के साथ ही एक दो इंस्टीट्यूशन भी बनाने जरूरी थे। तो एक दो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। ब्रेटन वुड्स के अंदर एक मीटिंग की जाती है, कॉन्फ्रेंस करी जाती है, उसके अंदर ये सारी बातें वहां पे रख दी जाती है कि अब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उसके लिए हमें फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, उसके लिए हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए होगी। तो ये कैसे आएगी? तो ये कैसे आएगी, तो उसका जवाब हमें मिलता है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के अंदर। ब्रेटन वुड एक एग्रीमेंट हुआ था, कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशायर यूएसए के अंदर हुआ था। अब आगे की इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के आंसर में देखते हैं। The Bretton Woods Agreement was an agreement to preserve global economic stability and full employment in the industrialized world। किस वर्ल्ड में? सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में, डेवलपिंग नेशंस में नहीं, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बाकी जो है बाय बाय, कोई मतलब नहीं है डेवलपिंग नेशंस का। The Bretton Woods Conference was held in July 1944 and क्या है अब Bretton Woods in New Hampshire USA में ये हुई थी। Under this Bretton Woods Agreement, the International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Development, जिसे हम IBRD के नाम से भी जानते हैं, मतलब IMF और IBRD नाम से दो जो है ना फेमस जो पॉपुलर हो रखे इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था। अब ये जो हमारा IBRD है ना, जिसका नाम इतना बड़ा दिया हुआ है भारी भारी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, को हम प्यार से कहते हैं वर्ल्ड बैंक। सुना होगा, ठीक है, इतना बड़ा नाम तो नहीं सुना होगा पर ये सुना होगा। IMF और जो वर्ल्ड बैंक है आर रेफर्ड टू एज द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन और द ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ब्रेटन वुड्स के अंदर जो मीटिंग हुई उससे दो इंस्टीट्यूशन देखने को मिले, IMF और वर्ल्ड बैंक। इसे ही हम ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन या ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जानते हैं। द डिसीजन इन दिस इंस्टीट्यूशन वर मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न पावर। अब ये देखा गया कि इसके अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो लगभग जो होते हैं ना वेस्टर्न पावर्स के अंडर में होते हैं। हमने क्या देखा था ना कि पहले भी ये जो लोग थे ना ये क्या कर रहे थे, ये ग्रुपिंग कर रहे थे, इनकी वजह से ही ये सारा वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ। अब यही लोग जो है ये जो इंटरनेशनल फोरम्स इन्होंने बनाए हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, इनको भी कंट्रोल ये लोग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? पावर थी भाई। और वेस्टर्न पावर्स के अंदर सबसे बड़ी पावर की बात की जाए तो वो था अमेरिका, और अमेरिका के पास वेटो की भी पावर है। और वेटो क्या कर सकता है? IMF और वर्ल्ड बैंक के किसी भी डिसीजन को चेंज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज के अंदर हमें 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखने को मिले थे, 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज हमें देखने को मिले थे, उसके बारे में ये पूछ रहा है। Find one example each type of flow which involve India and Indians and write a short account for it। अब हमें इंडिया स्पेसिफिक भी इस फ्लो की बात करनी है, इंडिया का क्या रिलेशन रहा है इस फ्लो से उसकी बात करनी है, साथ ही हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं और एक शॉर्ट अकाउंट भी इसका बनाना है। मतलब थोड़ा लंबा क्वेश्चन होने वाला है ये, तो चलो देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज। पहले तो आ जाता है ट्रेड होता है, एक फ्लो है कौन सा? ट्रेड। दूसरा फ्लो है लेबर, तीसरा फ्लो है कैपिटल। ये 3 जो फ्लोज है वो हमें पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में देखने को मिलते हैं जो इंटरनेशनल वर्ल्ड से लिंक हुआ है। आगे बात करते हैं, फ्लो ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। तो देखो, फ्लो ऑफ ट्रेड दिस रेफर्स टू ट्रेड इन गुड्स लाइक द व्हीट कॉटन। तो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड हम किसका करते हैं? गुड्स का करते हैं, और गुड्स के अंदर जैसे कि व्हीट और कॉटन की बात की जाती है। हिस्टोरिकली फाइन कॉटन क्लॉथ वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द वेवर्स एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज। अब इंडिया के अंदर या फिर मैं ये कहूँ जो ये कॉटन है ना, इंडिया को होम ऑफ कॉटन भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉटन का अच्छा सा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता था। साथ ही अगर हम बात करें हमारे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ये देखा गया है कि इंडिया से फाइन कॉटन का हम एक्सपोर्ट किया करते थे यूरोपियन कंट्रीज को, क्योंकि हमारे यहाँ का कॉटन बहुत ज्यादा अच्छा था। चलो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। But when the Industrial Revolution started in Europe and the European countries imposed tariff barriers, the export of textile dropped drastically।
होता यह है कि पहले जो हमारी ये जो वेवर्स वगैरह होते हैं, ये बहुत अच्छा कॉटन का, एकदम फाइन कॉटन का एक्सपोर्ट करते हैं। पर होता यह है ना कि अब ये कंट्रीज सोचती, यूरोपियन कंट्रीज, कि क्यों ना इसका प्रोडक्शन हम अपने यहीं पे कर लेते हैं। तो वो लोग भी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। जब वो लोग प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम ये इंडिया से आने वाला जो भी हमारा फाइन कॉटन है इसे रोक देते हैं, जिससे हमें फायदा ये हो जाएगा कि हमारा जो गुड है, हमारे जो गुड्स है, उसको हम इजीली मार्केट में बेच पाएंगे। तो ये लोग वही करते हैं और पूरे मार्केट के अंदर इंडियन जो कॉटन होता है उसके ऊपर कई सारे टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं, मतलब उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। टैरिफ लगेगा, जैसे कि पहले लेट सपोज अगर 10 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 15 रुपीज का आपने टैरिफ लगा दिया, इंपोर्ट टैरिफ, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 25 रुपीज। और वहां के जो लोग हैं, जो वहां की फैक्ट्रीज वगैरह जो है, या फिर वहां की जो इंडस्ट्रीज है, वो प्रोड्यूस कर रही है 13 रुपीज में और 20 रुपीज के आसपास में सेल कर रही है। तो जनरल है कि कौन लेगा और क्या लेगा, तो वो 20 रुपीज वाला जो भी प्रोड्यूस उसको ले लेगा, 25 वाला जो है उसको खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में देखा गया कि जो फाइन कॉटन का हम जो एक्सपोर्ट किया करते थे उसको धीरे धीरे डिक्लाइन देखना पड़ा। आगे देखते हैं, टेक्सटाइल ड्रॉप होने लग जाता। इनफैक्ट इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रॉ कॉटन एंड इंपोर्टिंग द मील मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। अब इंडिया के पास ट्रेड करने का कोई चारा नहीं था। इंडिया क्या करता है, रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ कॉटन होता है, उसको एक्सपोर्ट करता है, और जो फिनिश गुड्स के रूप में जो हमारे टेक्सटाइल देखने को मिलता है उसे हम इंपोर्ट करने लग जाते हैं, वो भी इंग्लैंड से। आगे बात करते हैं फ्लो ऑफ लेबर की। लेबर मतलब लोग। पहले तो हमने देखा गुड, अब देखते हैं लोगों का इधर उधर जाना, मतलब लेबर का उधर उधर जाना। दिस रेफर्स टू माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई इधर उधर क्यों जाएगा? ताकि उसे रोजगार मिल सके, पैसा जो सबको चाहिए तो उसी के लिए वो इधर उधर जाएगा। ड्यूरिंग द 19th century, a large number of Indian laborers migrated to Africa, the West Indies and the other countries. 19th centuries में देखा गया है कि लार्ज नंबर्स ऑफ इंडियंस और चाइनीज वर्कर्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो अफ्रीका जाते हैं, वेस्ट इंडीज जाते हैं और भी अदर कंट्रीज के अंदर जाते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इनकम को जनरेट कर सके। दे माइग्रेटेड टू वर्क ऑन प्लांटेशन एंड माइंस इन रेलवेज एंड द रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सेट अप बाय द यूरोपियंस ने जो भी वहां पे प्लांटेशन, माइंस, रेलवे प्रोजेक्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो ले रखे हैं ना, वहां पे वो लोग काम कर सके। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट जहां चल रहा होगा ना, लोग वहां जाएंगे, ठीक है ना। अब एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में ऐसा नहीं होगा कि जहां लोग है वहां पे एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों को जाना पड़ता है। तो वही हो रहा था। These Indians settled in the countries where they had gone after the contracts ended, and now their descendants are found in these countries. अब देखा गया कि इंडियंस वहां पे चले गए। अब वहां पे जाने के बाद उन्हें वो चीज, वो जो कंट्री थी, वहां का जो एक एनवायरमेंट था, वो भाग गया होगा। वो सोचते हैं अब इंडिया क्यों जाएंगे, तो वो कहते हैं कि अब इंडिया हम वापस नहीं जाएंगे, और वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। वहीं पे सेटल होने के बाद आज देखा जाता है कि कई सारे डिसीडेंट्स जो हैं वो भी हमें उन लोगों के देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्लो ऑफ कैपिटल। अब बात आ जाती है पैसा अब इधर उधर जा रहा है। दिस रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ कैपिटल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल जब भी एक जगह से उधर, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वो दो तरीके से जा सकता है, या फिर दो टाइम पीरियड्स के लिए जा सकता है, या तो शॉर्ट टर्म के लिए जा सकता है या वो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Groups of Indian financiers, traders like the Sharof, Chettias, etc. finance agriculture and plantation in various Asian and African countries. हमारे कई सारे जो ट्रेडर्स रहे हैं, जैसे कि चेतियास का नाम रखा गया है, शाफरोज का नाम रखा गया है, तो इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर को फाइनेंस किया है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। तो समझ गए हमारे लोगों क्या, जो एक पैसा था ना वो बाहर तक भी जा रहा था। दे यूज देयर ओन फंड्स और दूस बोरोड फ्रॉम द यूरोपियन बैंक्स। अब जो ये फंड इधर उधर ये लेके जा रहे हैं, या तो ये खुद का हुआ करता था, या ये लोग क्या करते थे, यूरोपियन बैंक्स से ये फंड्स को लिया करते थे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, सीबीएसई 2012, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, एक कॉजेज बताने हैं हमें कि ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था। कुछ है ना सेवरल कॉजेज थे। देखो, ग्रेट डिप्रेशन एक इतनी बड़ी चीज है कि पूरी इकोनॉमी उसने हिला के रख दी। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक इकोनॉमी हिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बड़े इश्यूज वगैरह हुए होंगे, तो ऐसी सिचुएशन बनी होगी। तो चलो उन सिचुएशन की बात कर लेते हैं। अब एक कारण या दो कारणों की वजह से तो कोई इतना बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आने वाला था नहीं, कई सारे कारण थे। तो चलो देखते हैं कारणों को। तो देखो, द ग्रेट डिप्रेशन वाज द रिजल्ट ऑफ वॉर। सबसे पहले कहा गया कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो वॉर के कारण आया था।
वॉर के कारण क्या हुआ था कि जो हमारा प्रोडक्शन था ना वो हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। हर कंट्री के अंदर हर जगह पे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, पर जैसे ही वॉर खत्म हो जाता है प्रोडक्शन की अब इतनी जरूरत थी नहीं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब लोग इतना प्रोडक्शन नहीं करते हैं, पर अब लोगों के प्रोडक्शन नहीं करने की वजह से कई सारे जो लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। पहला कारण। आगे बढ़ते हैं। There was an immense industrial expansion due to the increased demand of goods supplied to the army during the period of the First World War. First World War होता है तो आर्मी के लिए कई सारे गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके कारण कई सारी इंडस्ट्रीज जो होती है वो प्रोड्यूस करने लग जाती है आर्मी रिलेटेड गुड्स। तो ऐसे में कई सारा प्रोड्यूस देखने को मिलता है, प्रोडक्शन जो होता है वो हाई हो जाता है। पर जैसे ही वॉर खत्म होता है द डिमांड फॉर दिस गुड्स सडनली ड्रॉप, सो देयर वाज नो डिमांड इन मेनी इंडस्ट्रीज। कहानी बता चुके हैं। देयर वाज आल्सो अ लार्ज फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइसेस ड्यू टू द रिड्यूस्ड डिमांड। और साथ ही जब वॉर चल रहा होता है तब ज्यादा से ज्यादा फूड की डिमांड होती है, पर जैसे ही वॉर खत्म होता है तो फूड की इतनी डिमांड नहीं होती है। दूसरा कारण हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। Agriculture overproduction was another major factor responsible for the depression. पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है? Agriculture overproduction. This was made worse by falling agriculture prices. अब होता ये है ना कि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज्यादा मार्केट में हो जाते हैं तो इकोनॉमी का एक रूल सामने आता है कि जब भी डिमांड कम होगी सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइसेस क्रैश कर जाएगी। तो वही हुआ, प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती है। प्राइसेस जैसे ही गिरती है एग्रीकल्चर इनकम्स भी उस तरीके से ही गिरना शुरू हो जाती है। और फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमें है ना ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि कम दामों पे ही सही पर हमारा जो प्रोड्यूस है वो हम बेच सकें ताकि हम हमारी ओवरऑल इनकम को मेंटेन कर पाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनकी सोच जो है वो वहीं की वहीं रह जाती है। क्योंकि जब प्रोडक्शन वो लोग ज्यादा करते हैं ना तो उनका ये जो प्लान होता है ना वो हर जगह फैल जाता है, सभी जगह से लोग प्रोडक्शन ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन, पहले ही ओवर प्रोडक्शन हो रखा था, अब प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाता है जिससे एग्रीकल्चर प्राइसेस और भी ज्यादा क्रैश कर जाती है। दिस एक्ट पुश डाउन द प्राइसेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस फर्दर। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेज ऑफ लोन्स इन द मिड 1920s मेनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन्स फॉर द यूएस। अब होता क्या है, मिड 1920s की बात की जा रही है। देखो एक डेट आपको याद हो तो 1923 की बात है। 1923 के अंदर हम ये देखते हैं कि यूएसए के अंदर मास प्रोडक्शन जो था वो इंडस्ट्रियल एक सोसाइटी का वो बन चुका था, एक कैरेक्टरिस्टिक बन चुका था कि अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वो मास प्रोड्यूस करेगी। मास प्रोडक्शन के कारण मास कंजप्शन भी जनरेट होता है, एक हायर इनकम भी वहां जनरेट होती है, जिसके कारण देखा जाता है कि यूएसए के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब पैसा ज्यादा आता है तो वो क्या करता है, वो ओवरसीज लैंडिंग शुरू कर देता है। ओवरसीज लैंडिंग शुरू होती है मिड 1920s मतलब 1923 1924 के आसपास, ठीक है। अब कई सारी जो कंट्रीज थी वो यूएसए से लोन लेने लग जाती है। अब यूएसए से लोन क्यों लेगी, अगर उनको लोन की जरूरत होगी कि पैसा चाहिए, क्योंकि वॉर के बाद सभी कंट्रीज को पैसा चाहिए था, सभी कंट्रीज ने यूएसए से पैसा लेना शुरू कर दिया। व्हाइल इट वाज ऑफन वेरी इजी टू रेज लोन्स इन द यूएसए ड्यूरिंग द बूम पीरियड, लैंडर्स इन द यूएसए पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। अब होता यह है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तब तो यूएसए से पैसा लेना आसान था, पर जैसे ही ये फाइनेंसर्स जो हुआ करते थे उन्हें पहला साइन ऑफ ट्रबल दिखा, मतलब ओवर प्रोडक्शन के कारण एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरती दिखी, तो ये समझ चुके थे कि अब आने वाला है डिप्रेशन। इसके कारण वो अपने ओवरसीज जितनी भी लैंडिंग की भी होती है वो वापस निकालना शुरू कर देते हैं। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 1928 के फर्स्ट जो क्वार्टर वगैरह थे ना उसमें देखा गया था कि लगभग जो यूएस लैंड कर रहा था वो था लगभग 1 बिलियन, ठीक है, पर उसी के अगले साल देखें तो वो लगभग 1/4 ही रह गया था। तो हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी कमी जो थी वो लोग ला चुके थे अपने इन लोन्स के अंदर। कंट्रीज दैट डिपेंड क्रूशली ऑन यूएस लोन नाउ फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस। तो जो कंट्रीज यूएस के ऊपर उसके लोन्स के ऊपर निर्भर करती थी, डिपेंडेंट हुआ करती थी, अब उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, कोलैप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अब देखो हो ये रहा था कि धीरे धीरे कि अब फाइनेंस जो था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी ना वो तो क्रैश होती जा रही थी। अब इसके कारण लोगों के पास पैसा नहीं था। अब बात आती है बैंक्स की, जिन्होंने लोगों को लोन दिया था, जिनके पास लोगों का डिपॉजिट पड़ा था, अब वो क्या कर सकते थे, अब उनके पास भी तो दिक्कत आने वाली थी। तो इस दिक्कत के कारण ये होता है कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स करना शुरू हो जाते हैं। With the fall in prices and the prospects of depression, that bank in the USA slashed domestic lending and some stopped bank loans. Thousands of banks went bankrupt and they were forced to close down. होता यह है ना कि प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती है, तो प्राइसेस गिरने लगती है तो यूएस के लोगों को लगने लगता है कि डिप्रेशन तो अब आने वाला है। तो यूएस बैंकिंग सिस्टम सोचता है कि हम अपना जो भी लोन दे रखा है ना उसको तो वापस लेते हैं, साथ ही अब हम कोई नया लोन नहीं देंगे। तो
इसके कारण क्या होता है, मार्केट के अंदर पैसे की कमी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि यूएस बैंक ने सोच लिया था कि डोमेस्टिक मार्केट से, उनके खुद के यूएस से जो कंट्री है ना, उसके अंदर से जितना पैसा निकाला जा सके उसको तो निकाल लो, ठीक है, साथ ही आगे कोई नया लोन नहीं दो। तो ये लोग वो ऐसा करने लग जाते हैं, जिसके कारण देखा गया कि बैंक लोन्स जो है वो लोगों को मिलते नहीं हैं और थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स जो होते हैं वो बैंक करप्ट होने लग जाते हैं और कई सारे जो बैंक्स होते हैं वो बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि वो लोन्स को रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि वो डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस नहीं लौटा पाते। फैक्ट्रीज बंद होने लग जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लग जाता है। साथ ही साथ जैसे ही क्राइसिस आगे बढ़ता है तो देखा जाता है कि पूरा का पूरा यूएस बैंकिंग सिस्टम ही क्रैश कर जाता है। और फिफ्थ रीजन जो हमें देखने को मिलता है डिप्रेशन का, वो है लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास पैसा ही नहीं था, लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो इससे वो कैसे जनरेट कर पाते अपना इनकम, तो ये देखा जाता है। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। फार्म कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट व्हिच लेड टू द बिजनेस कोलैप्स। देखा जाता है फार्म्स जो होते हैं वो बेच नहीं पाते अपने प्रोडक्ट्स को, इसके कारण कई सारे बिजनेसेस कोलैप्स हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट अकर, एक बहुत बड़ा बेरोजगार सामने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को बताना मत, ये आपके लिए स्पेशल यहीं पे मैंने लगाया, बाकी और कहीं पे कोई मिलता ही नहीं है क्वेश्चन। अरे मजाक कर रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 8 क्वेश्चन आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ऐसा कोई हम कहीं अलग जगह से उठा के थोड़ी लाए हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर्ड टू एज द G77 कंट्रीज, इन व्हाट वेज कैन G77 बी सीन एज अ रिएक्शन टू दी एक्टिविटीज ऑफ दी ब्रेटन वुड ट्विंस। अब ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कई ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसके कारण अब जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उन्हें ये लगने लग जाता है कि हमें हमारा एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा करना होगा, क्योंकि ब्रेटन वुड्स तो हमारे काम आने वाला नहीं है। तो एक नया इंस्टीट्यूशन जिसका नाम था G77 वो लेकर आया जाता है। अब ये G77 क्यों लेकर आया गया था, कैसे लेकर आया गया था, क्या ब्रेटन वुड्स ने किया था, वो सारी कहानी हम इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं। हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़े उससे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि हमारा ये जो हमारा ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन था ना, उसका काम था कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो है, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो है, इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज है ना, बस उनका फुल एम्प्लॉयमेंट दे सके, उनको ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सके। डेवलपिंग नेशंस का तो नाम ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि डेवलपिंग नेशंस की जो ये गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और लैक ऑफ रिसोर्सेज है, इनसे कैसे डील करना है, क्योंकि ये तो बना ही नहीं था उसके लिए। तो ऐसे में हम देखते हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड्स जो ट्विंस है ना, उनका रोल इतना डेवलपिंग नेशंस में दिखता नहीं। चलो अब कहानी देखते हैं। G77 is a coalition of developing nations designed to promote its member collective economic interests and creative enhance joint negotiation capacity for the United Nations। अब होता यह है G77 बनाया जाता है। G77 एक coalition है, एक ग्रुप है उन कंट्रीज का जिन्हें हम डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब डेवलप के लिए तो वो बन चुके थे 2 इंस्टीट्यूशन, डेवलपिंग का क्या हुआ, तो डेवलपिंग के लिए हमने बना दिया हमारा G77। G77 काम क्या करता है, तो G77 जो है ना वो प्रमोट करता है कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट और साथ ही साथ क्रिएट करता है जॉइंट नेगोशिएशन कैपेसिटी, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमें देखने को मिलेगी। यूनाइटेड नेशंस भी एक जगह है जहां पे हमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो G77 के अंदर देखने को मिलता है, ताकि हम अपने बातों को एक अच्छे से रख सके कि देखो हम सभी G77 का मानना है कि देखो ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो ग्रुप है ये हमारा कलेक्टिव इंटरेस्ट शो करता है। लेटर ऑन मोर डेवलपिंग कंट्रीज ज्वाइन द ग्रुप एंड नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 135 कंट्रीज। स्टार्टिंग में 77 कंट्रीज का ग्रुप था, अब ये 135 कंट्रीज का ग्रुप है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन चुका है ये। They have demanded a new international economic order, जिसे नियो का नाम दिया जाता है, in which they have a real control over their natural resources। देखा गया कि डिकोलोनाइजेशन का पीरियड शुरू होता है, कंट्रीज अपने आप को इंडिपेंडेंट करा लेती है, पर उसके बावजूद भी अभी भी कोलोनाइजेशन का इम्पैक्ट जो था वो महसूस किया जा रहा था, क्योंकि जो कंट्रीज पहले कॉलोनीज बना रखी थी ना उन लोगों को, उन कंट्रीज का अभी भी पॉलिटिकल और उनके रिसोर्सेज के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिलता था। उनकी जो कंपनीज हुआ करती थी, प्राइवेट कंपनीज, वो अभी भी रिसोर्सेज को वहां से निकाल रही थी। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारे रिसोर्स है और हमारी जो पहले की जो कॉलोनियां हुआ करती थी वो आज भी हमारे रिसोर्सेज लेके जा रही है, ये तो गलत है, इसे रोकना होगा। इसको रोकने के लिए हमें नियो लाना पड़ेगा। अब ये नियो क्या था, तो नियो था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हमें बनाना पड़ेगा जिसे हम नियो के नाम से जानेंगे। नियो जो है दे गॉट मोर डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड फेयर प्राइजेस फॉर रॉ मटेरियल। नियो से एक डेवलपिंग असिस्टेंट मिलने वाला था, एक फेयर प्राइजेस उन्हें मिलने वाली थी अपने रॉ मटेरियल की, एंड बेटर एक्सेस टू द मार्केट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज फॉर देयर मैन्युफैक्चर गुड्स। और साथ ही डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट के अंदर इन्हें अच्छा एक्सेस मिलने वाला था। G77 was seen as a reaction to the activities to the Bretton Woods, which
बिकॉज अब कुछ हम बात करते हैं ब्रेटन वुड्स जो इंस्टीट्यूशन से उनकी कुछ कमियों के बारे में, थोड़ी उनकी एक ना जो कहते हैं चुगलियां कर लेते हैं कि भाई हाँ क्या क्या उनकी कमियां रही थी। तो चलो G77 क्यों बना था, ब्रेटन वुड्स की क्या कमियां थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ब्रेटन वुड्स जो ट्विंस थे, जिसके हमें IMF और वर्ल्ड बैंक के नाम से हम जानते हैं, उन्हें इसलिए ही सेटअप किया गया था ताकि वो डेवलप्ड नेशंस को क्या कर सके, फेवर कर सके। As a result, most developing countries did not benefit from the fast growth that the Western economies experienced in the 1950s to 1960s. 1950s से 1960s के बीच में एक फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वर्ल्ड के अंदर, और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन थे ना, वहां पे एक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। डेवलपिंग नेशंस को इससे कोई फायदा नहीं होता है, तो डेवलपिंग नेशन गुस्सा आ जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि इकलौते उनका ही बेनिफिट होता जा रहा है, उनका ही इंडस्ट्री ग्रो होता जा रहा है, हमारा भी तो इंडस्ट्री ग्रो होना चाहिए। तो यही होता है। सो दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज अ ग्रुप, द ग्रुप ऑफ 77 ऑफ G77 टू डिमांड अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ऐसे में क्या किया जाता है, एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड जो है डेवलपिंग नेशंस करते हैं, जिसे हम G77 कहते हैं। आगे चलते हैं। द डेवलपिंग नेशन ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू G77 सो एज टू गेन रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वाला पॉइंट मैंने समझाया ना अभी। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखो हमारे कंट्रीज के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके ऊपर हमारी कंट्री के ऊपर जो पहले कॉलोनी रूल करते, जो कॉलोनाइजर्स रूल करते थे, वो क्या कर सकते हैं, वो अभी भी हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ऐसे में कई सारी कंट्री ने बोला ऐसा तो नहीं चलेगा, इन कॉलोनाइजर्स को अब हटाना होगा। तो इनको हटाना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक साथ आना होगा। एक साथ आने का काम हम करेंगे किसमें, G77 के अंदर। दे ऑल्सो वॉन्टेड अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर देयर मैन्युफैक्चर गुड्स इन द मार्केट ऑफ डेवलप्ड नेशन। साथ ही जो डेवलपिंग नेशन है वो एक अच्छा एक्सेस चाहते हैं अपने गुड्स का डेवलप्ड नेशंस के अंदर, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस में उनके गुड्स जाएंगे तो उन्हें फायदा होगा, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसी के साथ आज की ये कथा यहीं खत्म करते हैं। आज का ये जो पूरा सेशन था यहीं खत्म होता है। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो भी बता सकते हो, कोई नया टॉपिक अगर चाहिए उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करो, और वीडियो बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है और ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार चाहिए तो आप इसको शाला के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब